Parliament for 13 years, the historic Women's Reservation Bill may soon become law. ये ऐसा करना चाहते हैं कि इनका ही राज हमेशा रहे। So far as the 33% is concerned, which is thought to be given. कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100% करो, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ कर करोगे। दलित है, मुसलमान है, इनकी महिलाओं को आरक्षण दीजिए। संसद के बाहर महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द पास कराने की मांग के साथ ये प्रदर्शन किया गया है। पास करो, महिला आरक्षण बिल पास करो। I see no reason why it should not be passed. जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक उनके मसलों का समाधान नहीं हो सकेगा। भारत की महिलाएं पीछे नहीं रहेंगी, 33% पूरा हासिल करके रहेंगी। जय हिंद। Women from various walks of life have now taken to the streets of Delhi, questioning this very delay. Why does the government need a consensus on a bill which has already been passed in the Rajya Sabha and the numbers are just right in the Lok Sabha? मुझे आज भी याद है जब पहली बार 2010 में राज्यसभा में ये बिल पेश होने वाला था, तो हम लोगों के बीच में बड़ा उत्साह था और फिर हम लोगों ने अरुण जेटली जी से आग्रह किया कि आप हमें पास बनवा दीजिए। तो हम लोग जाके वहाँ गैलरी में बैठे सब लोग और बिल पर चर्चा शुरू हुई और फिर वहाँ पर इतना हंगामा मचा और सभा के वेल में पहुँच गए और नारे लगाना शुरू किया सब लोगों ने। फिर ये हुआ कि अब डिसरप्ट हो गया और पार्लियामेंट एडजर्न हो गई। तो उसके थोड़ी देर बाद फिर से पार्लियामेंट बुलाई गई, तो दोबारा फिर हंगामा हुआ, फिर एडजर्न हुई। तीसरी बार हम लोगों ने देखा कि मनमोहन सिंह जी आके वहाँ बैठ गए। उसके बाद देखा सोनिया जी भी वहाँ आकर बैठी और फिर थोड़ा एक शांति का माहौल बना और 2010 में वो बिल पास हो गया। Ayes 186, noes 1. The bill as amended is passed by the required majority. और उस पास होने के बाद हम खुशी खुशी बाहर निकले सब लोग और सारी महिलाओं ने उसको सेलिब्रेट किया, महिला सांसदों ने और लोगों ने भी। एकदम निश्चिंत हम लोग थे कि अब तो राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा में निश्चित तौर पर पेश किया जाएगा। और उसके बाद ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था। उसी बीच में एक सांसद ने बिल को लेकर के और फाड़ दिया। ये बिल नहीं फाड़ा गया, ये कागज नहीं फटा था, ये महिलाओं के अधिकारों पर प्रहार हुआ था, उसको फाड़ा गया था। बाहर निकली तो मुझे वो पार्लियामेंट के मेंबर मिल गए जिन्होंने बड़ा विरोध किया था, उनसे मेरी थोड़ी नोक झोंक भी वहां पर हो गई, लेकिन कांग्रेस ने फिर उसको पेश नहीं किया। फिर वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग कि सर्वसम्मति नहीं बन रही है। तो फिर हम लोगों के मन में ये बात हो गई कि अब शायद ये वाला न्याय महिलाओं को, राजनीतिक भागीदारी का न्याय महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा से भी सर्वसहमति से पास। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास। The Indian government has reportedly cleared the women's reservation bill. The Lok Sabha passed the women's reservation bill with 454 members voting in favor. Already applying gulal on each other in celebration of this moment which was achieved by the Indian Parliament. लेकिन आज जब ये बिल पास हो गया है तो मुझे लगता है कि हम लोग के इतने बड़े संघर्ष का 27 साल के, सड़कों से लेके, संसद से लेके और गांव की पंचायत तक के संघर्ष का एक नतीजा हमें मिल गया। मैं तो ख़ास तौर से बहुत ही उत्साहित और खुश थी और फिर तो धड़ाधड़ सबका फ़ोन आने लगा, सारे चैनल्स के फ़ोन आने लगे। इस बिल के जरिए आरक्षण अपना तीसरा पड़ाव पूरा करेगा। रंजना कुमारी शुरू से ही इस मसले से जुड़ी रही हैं, ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर धरना प्रदर्शनों में शामिल होने तक। Ranjana Kumari is with us. Let me get your first thoughts. You've been a big champion of this bill. Ranjana Kumari joins us, well-known women's rights activist.
मुझे लगता है कि ये देश की महिलाओं के प्रति सबसे बड़ा न्याय होगा। The whole world is looking up to India to find a solution. 30 years it has been my own fight call, and I think it is very, very extremely important distance in history of India. We want to thank the political party, India's parliament. और फिर हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली करके हमने सब दलों के लोगों को बुलाया, सारी महिला संगठनों के लोगों को बुलाया और उसी जंतर मंतर पर हम लोगों ने इस बिल का स्वागत किया। ये मुस्कान सड़क से संसद तक किए गए सालों साल के संघर्ष, मेहनत, जिद एवं दृढ़ निश्चय का इनाम है। ये बिल जो अभी पास हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस बिल के जरिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। लोकतांत्रिक तरीके से महिलाएं चुन के आएंगी। बंधन सिर्फ इतना रहेगा कि जो 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी वहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ महिला कैंडिडेट को ही लड़ा सकती है। 15 साल के लिए ही होगा ये सिर्फ। उसके पीछे कारण है कि हर 5 साल एक सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की जाएगी और फिर रोटेट होगी, दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, और फिर एक 15 साल में पूरे देश में महिलाओं के नेतृत्व के प्रति लोगों के मन में स्वीकार करने का जो भाव है वो बन जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस बिल में SC/ST का तो कोटा मैंडेटरी है। जहाँ तक सवाल है मुस्लिम और OBC का, तो जब तक उसके लिए संविधान में कोई बात नहीं बनती है तब तक वो अभी इसमें शामिल नहीं होगा। तो एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जिसके ज़रिए महिलाओं को प्रतिनिधि करने का चांस मिलेगा और फिर आगे आने वाले समय में तो उनको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। देखिए, ये एक अलग चीज़ है कि एक मांग हम रखें, हम मोबिलाइज़ करें, हम संघर्ष करें, सड़कों पर उतरें, हर तरह का संघर्ष हो, चाहे वो सारे गांधीयन मेथड हम लोगों ने अपनाए, धरना दिया, प्रदर्शन किए, हम लोगों ने भूख हड़ताल भी की, रिले हंगर स्ट्राइक भी की हम लोगों ने। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो ये कि बिल कैसा बने, इसमें हम किस तरह की मांग रखें। तो हम लोगों ने इस बिल को बनाने में काफ़ी मेहनत की और हमें याद है कि जो SC/ST कमीशन के CB त्रिपाठी जी थे, उनका बहुत ज्ञान था इन सब चीज़ों में, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के बारे में। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से उनके गाइडेंस में बैठ करके ड्राफ्ट बनाया उसका, और फिर बाद में प्रमिला जी ने उस ड्राफ्ट को पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर। फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जिसकी कि अध्यक्ष गीता मुखर्जी बनी। उसमें मार्गरेट अल्वा, गीता मुखर्जी, प्रमिला जी, सब तमाम उस समय की जो हमारी नेता MP थी वो सब लोग उसके मेंबर बनी। तो अलग अलग तरह के विचार सामने आए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं प्रैग्मेटिक सजेशन यही था कि 33% सीटें आप आरक्षित कर दीजिए। एक गलती हो गई हम लोगों से और मैं उसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें 50% मांगना चाहिए। ये 33% का तो क्या मतलब बनता है, आधा 50-50 जेंडर बैलेंस, ये हम लोगों की मंशा उस समय थी। लेकिन हमारी जो पहले वाली पीढ़ी की महिलाएं थी वो ज़्यादा व्यवहारिक थी, उनको लगा पहले 33 तो ले लो, 50 तो हम अपने आप हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोगों ने, महिला संगठनों ने मिलकर के एक चेतना यात्रा निकाली जिसमें मोहिनी गिरी जी उस समय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। तो हम लोग पूरे देश में घूमे इस बिल के लिए कंसेंसस बनाने के लिए, और फिर हर स्टेशन पर हम लोग उतर जाते थे। स्टेशन पर उतरते ही हम माइक लगा देते थे। तो उसके बाद एक कुली से लेके एक जो वहाँ के तांगे वाला हो, रिक्शे वाला हो, वहाँ पे जो ठेला लगाने वाले हो, सबको उस पर एक हम लोगों ने 100 मीटर का कपड़ा हम बिछा देते थे और उस पर सब लोग साइन करते थे कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो। और फिर वो विधेयक, वो जो हमारा 100 मीटर का कपड़ा था, वो आके फिर हमने राष्ट्रपति जी को सौंपा। We the women of India solemnly affirm, 1, we will not tolerate delay in passing of women's reservation bill. तो ये दोनों प्रक्रिया के ज़रिए मतलब हम लोगों ने एकदम ये सुनिश्चित किया कि लोगों का समर्थन भी मिले और साथ साथ में सांसदों का भी समर्थन मिले ताकि ये बिल पास हो सके।
शायद ही कोई प्रधानमंत्री देश का इस बिल के बाद पेश होने के बाद हुआ जिससे कि हम लोग एक डेलीगेशन के साथ नहीं मिले और हमने अपना मेमोरेंडम नहीं सबमिट किया। वैसे ही देश के सारे राष्ट्रपति सिवा अभी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनको छोड़ के हम सबके पास हम लोग गए, हमने आग्रह किया। तो सड़क से संसद तक हमने मोबिलाइजेशन किया। हमारी स्ट्रैटेजी में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिसको कि हमने छोड़ा। उसी के बाद फिर मेरे मन में एक बात आई कि मुझे बहुत सारे सवालों पर सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ आंदोलन नहीं करना है, बल्कि मुझे इस पर लिखना चाहिए। तो महिला आरक्षण विधेयक के सवाल पर, महिलाओं के नेतृत्व के सवाल पर फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो ये विमेन इन डिसीजन मेकिंग, विमेन इन पॉलिटिक्स, विमेन पार्लियामेंटेरियंस, ये जो किताबें मैंने लिखी वो सब इसी बात को फोकस करते हुए लिखी कि महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी से क्या फ़र्क पड़ेगा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्यों ज़रूरी है। अब इस काम को तो कोई अकेले नहीं कर सकता ना, ये तो इतना बड़ा एक कहते हैं महायज्ञ था हम लोगों की ज़िंदगी का और मेरी ज़िंदगी का खास तौर से। तो जो हमारी टीम है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारे साथ रही है। तो मैं सच में कृतार्थ हूँ कि ये हुआ, पास भी हो गया और हमारी टीम ने हमें बहुत मदद की। महिला आरक्षण बिल को शीघ्रता से लागू करने के लिए उचित प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की जनगणना और परिसीमन पर निर्भर करती है नारी के वंदन की सफलता की कहानी। मगर राहत की बात है कि जो मांगें एक वक्त में मजाक लगा करती थी, अब इस बिल के ज़रिए उनका लागू होना अटल हो गया है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में अभी भी 2-3 बातें लोगों के मन में संशय लाती हैं। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर अभी ओबीसी कोटा का क्या होगा, माइनॉरिटी कोटा का क्या होगा, तो ये चीज़ें अभी भी रिजॉल्व नहीं हैं। और दूसरा ये भी कि अगर आप चुन के आ जाते हैं और बाद में वो सीट महिला को दे दी गई तो फिर क्या होगा। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा नुकसान उस सांसद का होगा जो अच्छा काम करेगा। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं समझती हूँ इस कोटा में है, ये भी है कि लोग अपनी सीट को ब्लॉक करने के लिए अपनी पत्नियों को, अपनी बेटी को, अपने परिवार की अन्य महिलाओं को सामने लाएंगे, जैसा कि पंचायत में देखा गया। और इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट चला ना पति प्रधान। हालांकि अब वो बहुत बदल गया है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके, समय लगेगा। मैं ये नहीं करूँ कोई मैजिक वैंड है कि आप घुमा देंगे तो पूरा समाज एक साथ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे धीरे धीरे करके वो परिवर्तन जिसकी हमें इच्छा है वो तभी संभव है जब पुरुष और महिलाओं के बीच में बराबरी और ख़ास तौर से संसद में प्रतिनिधित्व की बराबरी होगी। 3 से 33% का ये सफ़र आसान नहीं रहा। भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी महज 15% महिलाएं संसद में अपनी जगह बना पाई। जहां कई विकसित एवं विकासशील देशों के परस्पर ये आंकड़ा काफ़ी कम है। लेकिन देश में महिला आरक्षण के लिए मांग काफ़ी पुराने समय से चली आ रही थी। आइए डॉक्टर रंजना कुमारी से ही जानते हैं इस संघर्ष का इतिहास। BHU में जब मैं पढ़ती थी BA में, तो वहाँ स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता था और हम लोग, लड़कियाँ कभी लड़ती नहीं थी चुनाव, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो इस बार चुनाव लड़ूंगी। और फिर वहाँ चुनाव लड़ने के बाद वो जो जीत के जितने काउंसिलर आते हैं, फिर वहाँ पे वो पूरी कैबिनेट बनती है। तो उस कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर मुझे बनाया गया था BHU में। वो एक समय था जब मुझे ये बात समझ में आई थी कि राजनीति क्यों ऐसा होता है कि महिलाएँ डरती हैं, घबराती हैं, स्वयं अपने आप को पीछे खींच लेती हैं, समाज समर्थन नहीं करता है। और लेकिन जब आपको वो पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो सब लोग आपकी बात सुनते हैं। उसके बाद फिर जब मैं नैरोबी गई 1985 में, जो यूनाइटेड नेशंस की विमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैंने इस बात को वहाँ और कन्विंसिंगली देखा और वहाँ मेरा परिचय हुआ बेटी फ्रीडन से, नवल अल सदावी से, बहुत जो बिल्कुल बड़े बड़े नाम थे महिला आंदोलन के। और वहाँ मैंने स्पष्ट रूप से ये बात कही कि मुझे लगता है कि जब तक महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं बनेगी और उनको भी लीडरशिप का मौका नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई अधूरी रहने वाली है। In this whole process of our struggle, I have realized that women must be able to achieve active role in political power. I'm not saying the women should become powerful enough to just get what they want, but to be able to do justice to society and humanity as such.
So I think it's a very encouraging thing in India that a lot of women are getting actively involved in politics. It's not an easy thing. So when women enters politics, she has to really start her struggle from home, from family to society. But there are many more women who are coming out, and I think it's a very happy sign. हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अब प्रोटेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के खिलाफ। तो घर पर हम लोगों ने तय किया, प्रधानमंत्री आवास जहाँ प्रधानमंत्री जी अभी रहते हैं, तो हम लोग सब लोग कोई सम्राट होटल में जाके छुपे, कोई संतुष्टि कॉम्प्लेक्स में जाके हम लोग सब लोग, और हमने एक टाइम तय किया था। जब वो समय 11 बजे का हुआ तो हम सब चारों तरफ से दौड़े और सीधा जाके हम उनके रिसेप्शन में घुस गए हम सब लोग, और हम लोग नारा लगाते हुए गए। अब उतना बड़ा वहाँ का हमने कॉर्डन तोड़ा, डिसिप्लिन वहाँ का तोड़ा। वास्तव में हम लोगों ने गैरकानूनी काम किया था, ये तो हमें मालूम भी था कि हम कर रहे हैं। और बाद में फिर लिस्ट बना के भेजी, हमने कहा अगर प्रधानमंत्री जी हमें समय दे देते हैं तो शायद ये हमारे लिए अपॉइंटमेंट होगा। तो फिर एक छोटी सी लिस्ट हमने अंदर नाम की भेज दी और वाजपेयी जी ने हमें अंदर बुलाया और हमारी मीटिंग हुई है और फिर हम उन्होंने अपनी बातचीत की, लेकिन फिर भी बिल पर चर्चा नहीं हुई और बिल पास नहीं हो पाया था। In the mid-90s, India witnessed 3 prime ministers in less than 2 years. महिला आयोग में उसमें मोहिनी गिरी जी अध्यक्ष थी, और ये हम लोगों ने तय किया मीटिंग करके कि पूरे देश में, अभी रिजर्वेशन तो दे नहीं रहे, तो पूरे देश में हम अपनी तरफ से महिला कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और फिर उसके बाद चर्चा हुई और फिर ये तय किया गया कि ये चुनाव तो रंजना कुमारी को ही लड़ना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो नेतृत्व था उस समय का, तो उन पर एक खास तरह का राजनीतिक दबाव पड़ा कि ये न्यूसेंस होगा, ये ठीक नहीं होगा, बहुत हंगामा मच सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो ये चुनाव मत लड़िए। तो वो लोग फिर विड्रॉ कर गए। इससे ये साबित होता है कि महिलाओं को कितनी आसानी से दबाया और रोका जा सकता है। इसका पूरा एक स्वरूप उस समय हम लोग के सामने आया। हम लोगों ने तय किया कि संसद में आवाज़ सुनाने के लिए हमें संसद के अंदर जाना पड़ेगा और हम सब लोग गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचेंगे। और उस समय इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो वो गाड़ी लेके हम अंदर चले गए और गाड़ी से उतर के भाग के हम लोग तुरंत, और उधर हमारी कुछ एमपी लोग भी तैयार थी, आके हम लोग गांधी जी की प्रतिमा पर बैठ गए और वहाँ बैठ के हम लोगों ने नारे लगाए। तब से आप देखेंगे गांधी जी की प्रतिमा एक केंद्र है संसद में विरोध का। कितने सारे विरोध होते रहते हैं, लेकिन जो शायद सबसे पहला विरोध था महिलाओं ने किया। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया संसद के गेट पर, और हम लोग नारा लगा रहे थे कि महिला आरक्षण बिल लेके रहेंगे। और उसके बाद फिर पुलिस आई, फिर हम लोग की गिरफ्तारी हुई, ठूस के हम लोग को पुलिस वैन में भर दिया गया। After they protested outside Parliament, they want Parliament to pass the Women's Reservation Bill. जब आप इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं, एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है इंटरनेशनल एडवोकेसी। जब भी मौका मिला दुनिया के हर देश में मैंने जाके अपनी बात वहाँ रखी। फिर मुझे एक सौभाग्य मिला कि मैं हिलरी क्लिंटन के साथ मुझे लंच के लिए बुलाया गया जब वो हिंदुस्तान आई थी। फिर वो ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग, मैंने उनको अपनी किताब भेंट की थी उस समय, और उन्होंने नैरोबी कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र किया। और फिर मारी विल्सन, हिलरी क्लिंटन और तमाम इस तरह की जो देश की दुनिया की नेता महिला रही हैं, उनसे फिर हमें वो सपोर्ट मिला और वो फोरम्स मिले जहाँ जाके मैंने अपनी बात को कहा। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं इतनी सारी जगहों पे जाके इन बातों को कहती हूँ, क्या इनसे कोई मतलब बनता है? लेकिन ज़रूर बनता है कि जब वो आते थे हिंदुस्तान और डिप्लोमेटिक तरीके से जब वो बातें होती थी तो ज़रूर इस बात को उठाया जाता था। देखिए, दशकों से माहौल बनाते बनाते आज उसका नतीजा ये निकला है कि जब G20 जैसी इतनी बड़ी हमारे देश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे G20 के देश के लोग आए, तो विमेन लेड डेवलपमेंट एक खास तरह से स्वीकार किया गया और लगभग 3 पेज उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ महिलाओं के विकास के हैं। जहां विश्वगुरु बनते भारत को समावेशी व्यवस्था से चलना अनिवार्य है, वहीं ये बिल महिलाओं की उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके भारत को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त संवेदनशीलता देता है। इससे न केवल हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व पे प्रभाव पड़ेगा, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। देखिए, महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी से क्या बदलेगा? एक तो ये कि जो राजनीति का चरित्र है वो बदलेगा। कैसे? तो जो क्रिमिनल्स का
बहुत दबाव है भारत की राजनीति पर, और उसका असर ये पड़ रहा है कि ये खतरनाक माहौल पैदा करता है आने वाले समय में। दूसरी बात ये है कि अगर सिर्फ पुरुष प्रधानता ही रहेगी तो हक की बात है। हक अगर महिलाओं का है और हक है और उनको भागीदारी देनी है। और जो आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी, जो धन बल बढ़ा है राजनीति में, मुझे लगता है कि महिलाएं अभी फिर भी उससे एक तो वंचित वर्ग की हैं, और दूसरा ये कि अभी धन बल उन तक पहुँचा नहीं है। तो शायद जो डिस्टॉर्शंस ऑफ डेमोक्रेसी है वो करेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में बदलेगा। Our next question is from Dr. Ranjana Kumari, who has, I think, just flown in from Delhi. My question to you, Prime Minister Modi, is that a lot has been said about women and women's empowerment in India. डॉक्टर रंजना कुमारी जीवन भर से ही महिलाओं की आवाज़ उठाते हुए अथक परिश्रम करते आई हैं, जिसके वजह से ये बिल उनकी महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ी जाने वाली बड़ी लड़ाई में एक छोटी सी कामयाबी है, जो उन्हें आधी आबादी के लिए आने वाले समय में और मजबूती से अपनी बात रखने और कहने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। देखिए, बिल पास हो गया और हम सब लोग बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं, लेकिन अभी भी उसको लागू करवाना, ये हमारा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। लेकिन साथ साथ में जो सामाजिक मुद्दे हमारे हैं, जिनके लिए कि महिला अधिकारों और हक की जो लड़ाई हमने आज से 40 साल पहले शुरू की, वो लड़ाई तो सतत है और जारी रहेगी जब तक कि महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता है, महिलाओं को समाज में न्याय नहीं मिलता, उनकी अस्मिता की रक्षा नहीं होती है समाज के अंदर। और हम लोग इंश्योर करेंगे, मतलब हमारी पीढ़ी के और आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए ख़ास तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है, आपको अपने आत्मसम्मान से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। और साथ साथ में आप इस बात को गांठ बांध दीजिए कि जब तक हर महिला आज़ाद नहीं है तब तक कोई महिला आज़ाद नहीं है। जब तक आपकी अपनी एम्पावरमेंट नहीं होती है तब तक आपको भी आने वाले समय में अपने लिए, समाज के लिए, हर महिला के लिए संघर्ष को जारी रखना है।